आवाम की मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज़ के साथ। सोना जया डोला चिट्टा जया सूट ना पाया कर, ओ एक गल मन वजिया साडा बण वन या साडे शहर ना आया कर। ओ निका जया ढोला सोना जया ढोला चिट्टा जया सूट ना पाया कर। ओ मिट्टी बल्ली वरू किर दिए, मिट्टी बल्ली वरू किर दिए, सूरत सजना दी खाया गे फिर दिए। सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान डार मोहम्मद रफ़ी सहारा कश्मीर आपका खैर मकदम। नाज़रीन आज हमारे मेहमान है शबनम चित्रगुली उर्फ शाह फिरदौस। नाज़रीन ये काफ़ी अरसे से सिंगिंग के साथ वाबस्ता है और इसने अपने बचपन में ही गाना शुरू किया और अपना स्टूडियो खोल दिया। नाज़रीन आए शाह फिरदौस से बात करते हैं, उसके ख्यालात जानने की कोशिश करेंगे, उसकी ज़िंदगी के बारे में, उसकी फ़न के बारे में। फिरदौस साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे अपने इस चैनल पे इंटरव्यू करने का मौका दिया। फिरदौस साहब आपको इस फील्ड में आना ये कैसा आपको शौक हुआ है? देखिए रफ़ीक साहब, मैं जब बचपन में 7-8 साल की उम्र थी मेरी, तो मेरे को शौक़ था सिंगिंग का, बहुत ज़्यादा शौक़ था, हद से ज़्यादा। और तब वो टैप रिकॉर्ड के वो कैसेटें आती थी ना, घर में लाया करते थे, मैं वो सुनता था। उसी चीज़ में ऐसे ऐसे शौक़ बढ़ते फिर जब उसके बाद स्कूल में जब सुबह असेंबली का प्रोग्राम होता था तो मैं बाकी लड़के कोई अपने अपने तरीके से सुनाता था, लेकिन मैं वहाँ पे भी तब पता नहीं था ये मतलब रिदम ताल ये क्या चीज़ होती है, कोई सिखाने वाला था नहीं, तो फिर भी मैं वहाँ पे भी गाने गाता था ना। तो ऐसे शौक़ बढ़ते फिर आगे बढ़ गई। तो ऊपर वाले ने दरअसल में जो नसीब में लिखा होता है तो वो इंसान को मिल ही जाता है। फिरदौस साहब जब आपने स्टार्ट किया, आप बाज़ाब्ता आपने ट्रेनिंग ये ली, तब आपकी उम्र क्या थी? मैंने 2006-2007 के आसपास मैंने श्रीनगर एक कंपनी में गया, सुपर ऑडियो के नाम से एक कंपनी थी, वो तब एल्बम वगैरह बनाते थे, रिकॉर्ड करते थे, उनके पास मैं गया। तो मैं इस चीज़ के लिए नहीं गया कि मतलब मैं नहीं सोचा था मैंने कि कभी मेरा भी अपना स्टूडियो होगा, मैं बाकी आर्टिस्टों के लिए ये चीज़ मैं एज ए ये सोच के गया था कि ये मेरा कोई एल्बम रिकॉर्ड कर लें। शौक़ थी जैसे बाकी लोगों के वो एल्बम मार्केट में आते हैं, कैसेट मार्केट में आती है, मेरा भी फ़ोटो हो उस पर, मैं भी एक अच्छी सी एल्बम बनाऊं। तो जाते जब उनके साथ मुलाकात हुई मेरी, फिर उसके बाद देखिए घर में तो ऐसा कोई माहौल था नहीं कि जो मुझे सिखाते इस चीज़ के, वो अलग एक माहौल था। तो फिर मैंने धीरे धीरे जब उनके साथ मेरा ज़्यादा क्लोज़ हुआ, फिर उसके बाद मैंने ये सोचा, अपने दिल में एक सोच रखी कि मैंने बोला जहाँ पे जो हमारे जम्मू कश्मीर में जो हमारे आर्टिस्ट हैं बड़ा सफ़र कर रहे हैं, तो मैंने अपनी ज़िंदगी मैं बता दूं कि एक दावे पे लगा के धीरे धीरे सीखना शुरू किया। ये चीज़ करते अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सिर्फ दिल में ये नीयत रखी कि जो हमने बर्दाश्त किया इस फील्ड में, जो जुल्म और सितम इस फील्ड में हमने देखे, वो आने वाली जो हमारी नस्लें, आने वाले जो आर्टिस्ट हैं वो ना देखें। आप देखें इस चीज़ के लिए ऐसा होता था कि कभी कभार हमारे यहाँ पे जो खासकर कश्मीर के यहाँ पे जम्मू के हमारे जो आर्टिस्ट हैं मतलब तरसते थे कि हम ये चीज़ कैसे बनाएं। लेकिन ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अल्लाह का करम है कि उन आर्टिस्टों की किस्मत अच्छी है, उन आर्टिस्टों के नसीब अच्छे हैं कि जिन आर्टिस्टों को आज जम्मू जाने की, दिल्ली जाने की, बम्बई जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो चीज़ अल्लाह का शुक्र है कि हम यहाँ पे बना के देते हैं अपने आर्टिस्टों को, और कभी उनको वेट नहीं करना पड़ता स्टूडियो में। जब आते हैं स्टूडियो में आ जाते हैं, छोटा है बड़ा है वो अपने हिसाब से, अल्लाह का शुक्र है जितनी ताकत थी उतना किया है ना। सुनने में आया जिस तरह आपके घर का माहौल था, इस्लामी माहौल था, आपको अलाउड नहीं था वहाँ इस फील्ड में आने के लिए, उस टाइम आपको कितना सफ़र करना पड़ा आपकी फैमिली की वजह से? देखिए इस्लामी माहौल आज भी है घर में, वो अपना धर्म एक साइड में है, लेकिन अपनी अपनी चॉइस, अपनी अपनी फील्ड। कोई बंदा इंजीनियर बनता है,
कोई डॉक्टर बनता है, कोई मौलवी बन जाता है ना। जी सर। तो मैंने अपने दिल में ये चीज़ ठान ली कि मैं एक आर्टिस्ट बनूं, मैं इसी फील्ड को आगे ले जाऊं, इसी को अपना प्रोफेशनल बना लूं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि निगाह मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इंसान के दिल में जो रज़ा होती है, अल्लाह ताला, बंदा ही बेसब्र होता है। जो आने वाले आर्टिस्ट हैं या किसी भी फील्ड में जाने में, उन सब से ये गुजारिश करता हूँ कि सब्र रखें। सब्र का फल बहुत मीठा होता है। मैंने इस फील्ड में इतने जुल्म, इतने सितम देखे, मैं सितम कहूँगा, क्योंकि मेरा किसी ने साथ नहीं दिया है, सच्चे दिल से कहता हूँ। और मैंने बाथरूम तक धोए, ठीक है, और लोगों के घर में नौकरी की है। नौकरी करके मतलब इसलिए कि मैं किसी तरह से मैं ये अपना जो मेरे अंदर ये मेरी ये शौक है, इस शौक को अपना मैं मतलब अपना प्रोफेशनल बनाऊं और दिखाऊं। जो लोग मेरे साथ, एक वक्त में ऐसा भी मेरे साथ हुआ है कि जो पुराने आर्टिस्ट थे, जिन पे मुझे बहुत बड़ा मतलब एक तवक्का था कि ये मेरे को शायद फील्ड में आगे ले जाएंगे, लेकिन वो लोग मेरे साथ हंसते थे एक वक्त ना, बोलते यार फील्ड में आने की बात ही छोड़ो, आप कभी सोचना भी नहीं है ऐसे। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी के लिए कभी बदनीति नहीं रखी दिल में। अगर हम बात करें फैमिली के, माँ बाप की हमेशा अपने बच्चे को सपोर्ट करते हैं, उनका सपोर्ट कैसा रहा उस टाइम? देखो, माँ बाप ही होते हैं ना, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह उनका साया मेरे सर पे, जब तक मैं जिंदा हूँ, अल्लाह उनका साया मेरे सर पे बरकरार रखे। तो अपने अपने सोच से सब चलते थे, लेकिन मेरा इस फील्ड में किसी ने साथ नहीं दिया। हाँ, एक आर्टिस्ट ने साथ दिया मेरा इस फील्ड में, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। और मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको किसी चीज़ की कमी न दे। हमारे कश्मीरी कम्युनिटी में से उमर खान नाम करके एक आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह। मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ उनकी वोकल भी मिलती है, इतना खूबसूरत गाते हैं वो। तो उनके फिर जब मैंने ये धीरे धीरे जब ऑडियो का ये सीखा, मैंने ऑडियो एडिटिंग करनी सीखी, ये चीज़ सीखी, तो फील्ड में बहुत सारे स्टूडियो में नौकरी भी की है ना, 1500 के हिसाब से मंथली नौकरी करके। मतलब मैंने एक ऐसा माहौल बन गया था कि मैं सोचता था मतलब क्या करूं, कैसे ज़िंदगी का गुजारा करूं, है ना। तो उन्होंने अपना स्टूडियो खोला हरी सिंह एस्टेट में जी, MOK के नाम से, है ना, म्यूजिक ऑन कश्मीर के नाम से उन्होंने स्टूडियो खोला। तो जब उन्होंने मेरे को वहाँ पे बुलाया, बोला आप मेरे पास ये ना एज ए साउंड इंजीनियर मेरे पास काम करो। मैं दूसरे किसी स्टूडियो में था, उन्होंने बुलाया। जब उनके पास में आया तो उन्होंने मेरा फील्ड में बहुत साथ दिया, ऐसा साथ दिया कि मुझे नहीं लगता कि आपका कोई सका भाई भी आपके साथ इतनी हमदर्दी कर सके, है ना। मेरी तो उतनी ताकत थी नहीं स्टूडियो खरीदने की, मतलब ये चीज़ करने की मेरे में उतना दम नहीं था। आपको पता ही है कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर का माहौल कैसा है, आर्टिस्टों को यहाँ पे इतनी, जम्मू में तो हेल्प मिल जाती है, लेकिन कश्मीर में आर्टिस्टों को हेल्प नहीं मिलती। फाइनेंशियली कोई आपकी सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आप किसी बंदे के पास जाओगे तो मुझे लगता है वहाँ पे इज्जत नहीं मिलेगी, वहाँ पे आर्टिस्ट को जलील करके निकाल देते हैं। वो यार क्या पैसे मांग रहा है, एल्बम रिकॉर्ड करना है, ये मत पागल हो गया, ऐसे सुनाया जाता है आर्टिस्टों को, है ना। लेकिन अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की उमर भाई ने। मैं उन दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ उनकी। और साथ में उनका गोल्डन का बिजनेस है, GN ऑर्नामेंट के नाम से, बड़े मशहूर हैं हरी सिंह एस्टेट में उनका। लेकिन उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की कि उनकी हेल्प मिली, मुझे उनका सपोर्ट मिला, और मैंने ये अपनी फील्ड आगे लेके चल रहा हूँ। और जो बाकी आर्टिस्टों को जो सहूलियत मिल रही है, तो मैं इसका क्रेडिट उनको ही देता हूँ कि उन्होंने मेरी हेल्प की, मैं बाकियों की हेल्प तब कर सकता हूँ। फिरदौस साहब, जब आपने पहला गाना गाया, उस टाइम वो गाना याद है आपको? उसने कौन सा गाना गाया था उस टाइम, हमारे नाज़रीन को सुनाइए। तब मैंने गोजरी गाना गाया था, क्योंकि मैं गुजर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ। एक अपने इसराइल असर साहब, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, वो ये दुनिया छोड़ के चले गए हैं। एक गाना था उनका, कागा उड़ तो जाइए रा मजाता ना चला, ये वो गाना रेडियो पे भी चला। उसके बाद बाकी आर्टिस्टों ने भी गाया। ओ कागा उड़ तो जाइए, कागा उड़ तो जाइए, रामा जाता ना चिरलाए, मेरा यार की खबर ले आए, ओ परदेसी दूर गया, ओ परदेसी दूर गया।
टोला पीला पत्थर चढ़िया, टोला पीला पत्थर चढ़िया, हुण ते जाग नसीबा सड़िया, हुण ते जाग नसीबा रे सड़िया, आता दर्द टुकता अड़िया, ओ परदेसी दूर गया, ओ कागा उड़ तो जाए, रामा जाता ना चिरलाए। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी आपकी आवाज़ है। और इसके बाद आपने जब ये पहला गाना गाया तो क्या कैसा महसूस किया? ये पहला गाना मैंने गाया जी रेडियो के लिए ना जी। रेडियो कश्मीर से कुछ एंकर आए मेरे पास, वहाँ श्रीनगर में एक स्टूडियो में मैं नौकरी करता था। उन्होंने बोला जी हम आपका इंटरव्यू करते हैं, तो मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया। उसके बाद ऐसा हुआ कि मतलब सियासी लिहाज से भी मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई। चंद आर्टिस्ट ऐसे हैं कि जब जिनका रेडियो में ऑडिशन होता है, ठीक है, जिसमें टैलेंट होता है, अच्छा होता है, वो मेहनत की होती है, उस बेचारे को वहाँ पे जुल्म होता था उस वक्त में। आज की डेट में तो माशाल्लाह मौका नहीं मिलता था। जिसको उस वक्त की उस दौरान हुकूमत में जब उनको ये देते थे ना, एक लेटर पैड लिख के देते थे ऐसा कोई एमएलए, ये जी ये आर्टिस्ट जी, ये फलानी लड़का जी हमारा ये रिश्तेदार है, हमारा दोस्त है, हमारा पड़ोसी है, इसका ऑडिशन पास करो, ऐसे चलता था मतलब सिस्टम रेडियो में ना। अच्छा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज वो सिस्टम नहीं है। फिर हमने अपनी मेहनत की, अपनी मेहनत करके हमने रेडियो में ऑडिशन पास किया। उसके बाद फिर दूरदर्शन में, उसके बाद फिर कल्चर एकेडमी के स्टेज की मैं बात करूं आपके साथ, तो हमारे यहाँ पे टंगडार के रहने वाले हैं, हमारी पहाड़ी कम्युनिटी से हैं मोहम्मद अयूब मीर साहब, वो चीफ एडिटर है वहाँ पे। उन्होंने मेरा पहला प्रोग्राम करवाया कल्चर एकेडमी में, जो स्टेज का शो किया मैंने। अच्छा। कल्चर एकेडमी में उन्होंने मुझे लाया, है ना। आज देखिए, आज वक्त की ऐसी आग लगी हुई है कि ये गुजर, पहाड़ी, कश्मीरी, वो ये आपस में झगड़ ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ हर कम्युनिटी ने प्यार मोहब्बत से मेरे साथ पेश आए। फिरदौस साहब, जब आपने ये पहला गाना गाया उसके बाद आपने कश्मीरी में कोई गाना गाया या सिर्फ पहाड़ी में ही ज़्यादा गाया? देखो, मैंने गोजरी ज़बान में बहुत गाने गाए हैं, पहाड़ी ज़बान में बहुत सारे गाने गाए। कश्मीरी ज़बान में मैंने इसलिए गाना नहीं गाया कि मेरे तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं निकलते हैं, और मैं नहीं चाहता कि किसी की ज़बान के साथ मेरे से ज़्यादती हो। मैं अपने आप में कोशिश की कश्मीरी में गाने गाई? कोशिश बहुत ज़्यादा की मैंने, लेकिन तलफ़्फ़ुज़ में फ़र्क आता है। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को सुनाइए। रोश वलो म्याने दिल भरो, पोषण बहारा यूर वलो, ए रोश वलो म्याने दिल भरो, पोषण बहारा यूर वलो। बादाम फलिया कैच जान, हर दवाला दर्द सान, बादाम फलिया कैच जान, हर दवाला दर्द सान, बोजी बागवान मारी पान, पोषण बहारा यूर बलो, ए बोजी बागवान मारी पान, पोषण बहारा यूर बलो, रोश बलो म्याने दिल भरो, पोषण बहारा यूर बलो। कश्मीरी में बहुत अच्छा गाते हो, आपने क्यों नहीं कोशिश की? आप जब इतना अच्छा गाते हो क्यों नहीं कोशिश की? देखो, मैंने आपसे पहले अर्ज की कि तलफ़्फ़ुज़ का जब होता है, मैं नहीं चाहता कि किसी की ज़बान के साथ ज़्यादती हो। जब इंसान खुद समझ आए, एक इंसान को अगर समझ ना आए कि वो ऐसे ही जो आए वो गा लेता है ना, लेकिन मुझे सबसे पहले मेरी ये अंदर मेरे ये रहती है कि जो चीज़ मैं गाता हूँ, ठीक है, चाहे वो गोजरी हो, पहाड़ी हो, कश्मीरी हो, उर्दू हो, उसमें तलफ़्फ़ुज़ में उस कलाम के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, जुल्म नहीं होना चाहिए। अगर एक आर्टिस्ट के हाथ से एक कलाम के साथ, एक लिरिक्स के साथ, एक ज़ुबान के साथ मतलब ऐसा जुल्म होगा, मैं नाकाबिल बर्दाश्त हूँ। अगर हम गाने की बात करें तो आज तक आपने कितने गाने गाए? गिनती तो मैंने किए नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है
शायद आपने यूट्यूब पे देख रहा था, ये यूट्यूब की बात कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे वो दिखाता है सीरियल, 300 के आसपास मेरे वीडियो हैं यूट्यूब पे। तो बाकी माशाल्लाह दूरदर्शन के लिए बहुत सारे गाने गाए हैं हमने, कल्चर एकेडमी में प्रोग्राम करते रहे। अल्लाह के करम से आप ज़्यादा गाते हो, बाबा लारवी साहब का गाना गाते हो, इसके बारे में बताइए। आप बहुत बड़े फैन हो लगती हो। देखिए वो एक सूफियाना कलाम है और सूफियाना कलाम गाने से पहले इंसान को अपने आप को, मुझे लगता है कि एक बावजूद रहना चाहिए। हर एक कलाम में देखो जब लिखा होता है उस कलाम को सबसे पहले पढ़ने से पहले और गाने से पहले उस कलाम को समझने की ज़रूरत है। जो सूफियाना कलाम उन्होंने लिखा है, बाबा जी साहब लारवी रहमतुल्लाह अलैह जो कलाम लिखा है वो उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़िराक में लिखा है, ठीक है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डेडिकेट उनको वो करते हैं, ठीक है ना। उस चीज़ के लिए इंसान को बड़ी मेहनत लगती है, उस कलाम को समझने में और गाने में, और उस कलाम को परखने में बड़ी हिम्मत चाहिए। अगर हम रहबर की बात करें, एक मुर्शिद की बात करें, तो आप पर मुर्शिद कौन रहा है? मेरे मुर्शिद जनाब बाबा जी साहब ही हैं, है ना। हमारे पूरा सिलसिला उनके साथ ही वाबस्ता है जब से वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। हमारे बड़े बुज़ुर्गों का उनके साथ बड़ा क्लोज़ रहा है और बड़ी हमारे बुज़ुर्गों ने उनके साथ बैठ के आपस में बड़ी बड़ी करामात भी दिखाई हैं उन्होंने, तो उन्हीं के साथ सिलसिला है। फिरदौस साहब, हर फील्ड में कोई ना कोई रहबर होता है और जिस फील्ड में आप आ चुके हो, क्योंकि यहाँ पर उस्ताद के बगैर ये काम अधूरा है, और आपका इस फील्ड में उस्ताद कौन रह गया? देखो जहाँ तक म्यूज़िक के लिहाज से आपने बात की, तो जो सच्चाई है वो सच्चाई बतानी चाहिए ना। जब मैं स्टूडियो में काम करता था, ठीक है, साथ साथ में सीखता भी था, है ना, ये ऑडियो एडिटिंग करने के लिए, ऑडियो मास्टरिंग मिक्सिंग करना सीखता था। जब मेरे उस्ताद हैं सईद शाह साहब, उनकी अपनी कंपनी थी सुपर ऑडियो। अच्छा। तो अभी उन्होंने चेंज कर लिया अपना प्रोफेशन, वो चेंज करके किसी और बिजनेस में चले गए। तो उन्होंने जब मेरे को ये चीज़, ये स्टूडियो का काम जो ऑडियो इंजीनियर वगैरह, उन्होंने मुझे जब सिखाई, उसके बाद जब रहा ताल्लुक इसका म्यूज़िक का, है ना, एक दिन एक गाना रिकॉर्ड किया, तो उसके बाद उस गाने के चंद, हर चीज़ के अपने अपने एक असूल होते हैं। गाने का सुर, उसके कुछ ट्रैक थे, उस ट्रैक में तबला वगैरह उनका सुर करना था, है ना। तो मेरे को नहीं पता था सुर कैसे करते हैं, ठीक। रहमतुल्लाह खान एक हमारे कश्मीरी कम्युनिटी में बहुत मानी जानी हस्ती है, बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, रेडियो से रिटायरमेंट हुई है उनकी, रेडियो में स्टेशन में जॉब भी करते थे वो। तो उन्होंने मुझे बोला जी इसका रिदम का सुर करना है ना। रिदम का सुर करना, तो मैं थोड़ा सा डर गया था ना। डरा नहीं, मेरी एक चीज़ मेरी ये रही बचपन से कि मैं इधर से छेड़ता था, जो मेरे को बड़ा फील्ड में सीनियर आर्टिस्ट मिलता था, तो मैं यहाँ से छेड़ देता था। मैं बोलता था यहाँ से कुछ निकलेगा ज़रूर, जो मेरे लिए ठीक है ना। और सीधी सी बात है, इनकमिंग थी नहीं कि जहाँ पे फीस दे के किसी के पास जाता सीखता, है ना। वो ही एक जरिया था। जब स्टूडियो में आते थे वो आर्टिस्ट, उनको देखता रहता था मैं। उन्होंने मेरे को बताया कि सारे गामा कैसे करना है ना, हारमोनियम में सा का कौन सा सुर है, रे कौन सा है ना, ये चीजें 7 सुर होते हैं। हाँ, ये 12 सुर होते हैं, 7 नहीं 12 होते हैं। तो बोला सारे गामा कैसे करना है और कैसे सुर पकड़ के किस तरह हमें रिदम को सुर में लाना है, इस चीज को सुर में लाना है ना। तो मैंने उनसे ये चीज सीखी, ठीक है। फिर धीरे धीरे खुद, जब मेरे साथ जो भी बड़ा कोई आर्टिस्ट मेरे पास आ जाता था, तो मैं एकदम उनके पास उनसे ये बात छेड़ लेता था। बोलता था जनाब आप ये चीज़ कैसे होती है। चंद लोग ऐसे होते हैं शर्माते हैं यार, लेकिन मैंने सीखने में कभी शर्म नहीं किया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है ना। चाहे मेरे से छोटा, पता चलता है आपको भी शर्माते नहीं हो। चाहे मेरे से छोटा, चाहे मेरे से बड़ा, जो भी आर्टिस्ट मुझे मिला, ये आर्टिस्ट है, इसका इस फील्ड के साथ इसकी रिलेशन है, इस फील्ड में चल रहा है, मैं उनको पकड़ लेता था ना। जरूर कोई ना कोई कहानी छेड़ देता था उनके साथ। वो इसलिए छेड़ता था कि मैं बोलता था इनसे मुझे कुछ मिल जाएगा। एक समझो एक कतरा जमा किया मैंने हर एक बड़े आर्टिस्ट से भी, छोटे से भी, और अभी भी सीख रहा हूँ। फिर सब हमें कोई ऐसा, हमारे नाज़रीन को कोई ऐसा वाक़या बताइए जो आपको जिंदगी में यादगार रहे हो, कोई ऐसा पल, चाहे खुशी हो या बुरी हो।
ऐसा वाक़ा जनाब मोहतरम, अपनी अपनी म्यूज़िक फील्ड में मुझे बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे मिले, है ना। मैं ये नहीं कहूँगा, देखो यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटी है ना, ख़ासकर अपने जो पहाड़ी और गुजर कम्युनिटी के जो मुझे आर्टिस्ट मिले, उन्होंने हमेशा मुझे, उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब मैं सीखता था, है ना, उन्होंने मेरा दिल हमेशा तोड़ा ही, मुझे सहारा नहीं दिया। मैं सच बोलूँगा आपको, नहीं आपके बस की बात नहीं है, आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे, आप क्यों इसमें छलांग लगा रहे हो, ये चीज़ कर रहे हो, है ना। तो अल्लाह ताला सलामत रखे हमारे जो कश्मीरी कम्युनिटी के जो आर्टिस्ट हैं हमारे श्रीनगर में, अच्छे आर्टिस्ट हैं जो सबसे जो जिनको ज्ञान है इस चीज़ का, उन्होंने मेरा साथ दिया। जहाँ पे मेरी गलती भी होती थी वो मुझे बोलते थे नहीं यार गलती नहीं हुई है, ये आप कोशिश करो, ये ठीक हो जाएगी, है ना। जो हमारी कम्युनिटी के आर्टिस्ट थे उन्होंने हमेशा टोकना शुरू किया कैंची लेके, नहीं यार आप ये नहीं कर सकते, मत करो इस पे यार, क्यों इस मसले में पड़ रहे हो, है ना। फिर तो सब कोई आपका एडल रहा, क्योंकि हमेशा यहाँ कश्मीर में बहुत बड़े सिंगर रहे, वही जिलानी साहब या और कुछ, ये कैलाश मेरा, तो कोई आपका ऐसा कोई आइडल रहा, कोई आपका चाहे जिसको हम बोलते हैं, कोई रहा आपको? देखिए मैं बचपन से मैंने दो आर्टिस्टों को बहुत सुना है ना। एक तो मैं इकबाल मलंगामी साहब को माशाल्लाह वो देखिए एक तो सीनियर आर्टिस्ट हैं, और दूसरी बात यह कि वो आले रसूल हैं, जहाँ पे आले रसूल के पाँव हो वहाँ पे हमारा सर हाजिर है ना। तो उनको मैं बचपन से सुनता रहा था। उसके बाद हमारी गुजर कम्युनिटी में से हमारे बशीर मस्ताना साहब, उनको गाना तो बड़ी मुश्किल है, वो क्लासिकल बड़े गहरी चीज़ें हैं वो, लेकिन उनको मैं अब आज तक सुनता भी हूँ, सुनता भी रहता हूँ, है ना। उसके बाद जब मेरा ये इनके साथ अपने जब मैंने जिक्र किया उमर भाई है ना, उमर खान साहब, इनके गाने जब मैंने कश्मीरी गाने सुने और इनकी आवाज़ में वो मुझे मिठास लगी, वो चीज़ लगी, तब से मैंने कश्मीरी गाने भी गाने शुरू किए, मतलब सुनने शुरू कर दिए। तो ऐसे फिर तो सब हमारे पास बहुत ही टाइम कम है, हमारी नाजरीन को कोई नाज शरीफ सुनाई जो आपका अपना उस्ताद, इसको हम मुर्शिद का बोलते हैं, उसका कोई नाज शरीफ हमारे नाजरीन को सुनाइए। देखिए नाज शरीफ तो मुझे ऐसे याद नहीं है, लेकिन सूफियाना कलाम में सुनाऊंगा आपको, है ना। वो अल्फे अव्वल दीजे कर खबर होंदी तामे और शिकावता जोड़ दाना, अल्फे अव्वल दीजे कर आई खबर होंदी तामे और शिकावता जोड़ दाना। वो ऐसा प्यारी जे सजना सोने आदा, ऐसा प्यारी जे सजना सोने आदा, तामे लाई के अखियां मोड़ दाना। बहुत ही अच्छा है। फिरदौस साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, शुक्रिया आपका। कीमती वक्त तो आप निकाल के आए जनाब, क्योंकि आप एक पब्लिक की सेवा करते हैं, हर जगह पहुंचते हैं आप अपना मीडिया लेके, कीमती वक्त तो आपके पास है। नाज़रीन ये थी हमारे साथ शाह फिरदौस उर्फ शबनम छुत्रगुली। नाज़रीन उसने अपना कीमती वक्त हमारे साथ बिताया और उसने अपने ख्यालात हमारे साथ इज़हार किए। नाज़रीन दीजिए इजाज़त, मैं आपका मेज़बान डार मोहम्मद, कैमरामैन इरशाद रिजवान के साथ खुदा हाफिज़।